जी। ये आपके आपको शो हो रहा है? यस मैम। जी मैम। हाँ जी, ओके। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, which of the following is a game based platform used in educational institute to create quiz, conversation and survey? इनमें से ऐसा कौन सा एक प्लेटफॉर्म है जो यूज होता है संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्विज बनाने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए और सर्वेज करने के लिए? इनमें से आप लोग बताओगे? मैम ऑप्शन बी। मैसेज में आंसर करिए आप लोग। ओके। हाँ, मैं वहां पे देखती हूँ, बाद हम देखते हैं। हाँ जी, कर रहे हो आप लोग मैसेज? सताक्षी जी, मृदुला जी, ओके। और सब? सबने डी आंसर करा है। और सब लोग भी मैसेज करो। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर यही है, डी, काउट। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें क्विज, कन्वर्सेशन और सर्वे किए जाते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग इसको, अगर किसी ने नहीं देखा होगा, एक बार इसको आप लोग देखना है ना, गूगल में जाके काहुट को देखना कि ये कैसे कैसे क्या क्या यूज होते हैं इसके। ठीक है, ओके। यस नेक्स्ट मैम। बोलते हैं, which of the following is a technique to provide right kind of support in right amount at right time to increase child's competence? निम्नलिखित में कौन से बच्चे की क्षमता बढ़ाने के लिए सही समय पर, सही मात्रा में, सही प्रकार की सहायता प्रदान की तकनीक है ये? ठीक है, स्कैफोल्डिंग, असिस्टेंस, अकोमोडेशन और स्कीमास। इसका आंसर आप लोग मैसेज में करिए एक बार। करा है किसी ने आंसर? बी, बी, डी। ओके, और सब लोग? मैम स्क्रीन गायब हो गई है।
मुझसे मैम लेफ्ट हो गई है क्या? शायद। हाँ शायद। अच्छा, आज भागवत गीता के क्लास में क्या हुआ, जल्दी खत्म हो गई? हाँ मैम ने बस 2-4 श्लोक ही पढ़ाए थे। हेलो। हम्म। अच्छा, तो फिर मतलब ऐसे जल्दी क्लास हो गई है, खत्म किया है मैम ने? हाँ आज ही करी, क्योंकि मैम ने कहा थोड़ा कल से पढ़ाएंगे ना 3rd अध्याय, इसलिए। अच्छा अच्छा। हम्म। ओके। मैम कहाँ चले गए यार? हेलो, यस मैम। मेरी आवाज आ रही? जी सॉरी, वो एक्चुअली मेरा वाईफाई चला गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके मैम। हाँ जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये, which of the following is a technique to provide right kind of support in right amount at right time to increase child competence? इसका एक आंसर आप लोगों ने किसी ने दिए? यस मैम दे दिए थे। हाँ जी, तो क्या आंसर है आपका? मैम बी। मैंने तो डी लिखा मैम। मैम डी। अच्छा जी, तो इसका सही आंसर है स्कैफोल्डिंग, ए मचान। मतलब ये एक डेफिनेशन है, इसको आपको एक बार याद करना पड़ेगा कि इसमें दिया है कि ऐसी क्या टेक्निक है जो हमें राइट टाइम पे राइट सपोर्ट देती है और मतलब राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड कॉम्पिटेंस। और ये ऐसी क्या तकनीक है कि जो आपको सही टाइम पे बच्चे की क्षमता को बढ़ाने के लिए सही टाइम पे उसको सही सपोर्ट देती है, सहायता प्रदान करती है। तो उस तकनीक को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसका तो मतलब क्या है, आपने जैसे मोस्टली लोगों ने सहायता दिया, समायोजन दिया, स्कीमास दिया। तो देखो सहायता मतलब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि एक तकनीक के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, तो इस तकनीक का नाम आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान।
ठीक है, ये थोड़े से अलग से क्वेश्चंस है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस इन वर्ड्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अ लर्नर कंबाइन हर प्रीवियस स्कीमास और मैम मॉडिफाइड। मैम हाँ जी, ये स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है? दिख नहीं तो मैम, रही है। दिख रही है मैम। दिख रही है। यस मैम। हाँ, एक बार आप वापस से ज्वाइन कर लो या तो। यस मैम। हाँ जी, हाँ, तो नेक्स्ट है अ लर्नर कंबाइन हर प्रीवियस स्कीमास और मॉडिफाइड देम एज पर न्यू एक्सपीरियंस। एक शिक्षार्थी अपने पिछले स्कीमास को जोड़ता है या नए अनुभवों के अनुसार उन्हें संशोधित करता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास, जो मौजूदा स्कीमों को संयोजित करने और नई स्कीमों पर पहुंचने की प्रक्रिया है, उसको क्या कहा जाता है? एकोमोडेशन। हाँ, आंसर करना है मैसेज में, हर किसी को मैसेज में आंसर करना है। एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, अडेप्टेशन और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। अकोमोडेशन। हाँ, मैसेज में आंसर करिए जिनका भी जो भी आंसर है। सब लोग आंसर करिए। यस। हाँ जी, किसी का भी नहीं आया अब तक मैसेज? अच्छा, रंजीता जी का आया, शिवानी जी का भी आया। CCAA, ठीक है, और ठीक है, जिनका आंसर है एकोमोडेशन वो ठीक है, लेकिन आप लोग बताएंगे क्यों एकोमोडेशन आपको लगा? क्योंकि रंजीता मैम जी। मैम हाँ जी। उसने जो है शिक्षार्थी ने जो पिछली स्कीम थी, है ना, हाँ उसको जी, और जो हमारे जो नए अनुभव है, हमारे जो एक्सपीरियंस है, उनको संशोधित करके उसने एक मिला जुला रूप बना दिया, मतलब समायोजित कर दिया उसको। जी, इसलिए ओके। मैम मुझे लगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर एकोमोडेशन ही है। तो ठीक, ज्ञान था उसमें कुछ नया जोड़ करके उसी में समायोजित कर दिया मैम। हाँ, उसको बोलते हैं समायोजन या एकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पेडलेट इज अ गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू क्रिएट क्विज, कन्वर्सेशन एंड सर्वे। और दूसरा स्टेटमेंट है सीसा एक ऐसा ऐप है, ऐप आधारित बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट अलाउ स्टूडेंट टू वर्क टुगेदर ऑन टेक्स्ट, पीडीएफ, ड्राइंग, वीडियोस एक्सेट्रा। तो इनमें से क्या आपको सही लगता है इन चारों में से? आप लोग मैम आंसर डी। करो पहले। डी स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। मैसेज में आंसर करो जी प्लीज। डी डी दो लोगों का आया है, और सब ओके। इसका सही आंसर डी ही है। सताक्षी जी या फिर मोनिका जी, इसको समझाइए, आपने क्यों दिया है इसका आंसर डी? मैम सीसा जो एक ऐप है वो सिर्फ छात्रों को टेक्स्ट या पीडीएफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से एक साथ काम करने के लिए, मतलब उसमें एक साथ किया जाता है ये सारी चीजें, टेक्स्ट वगैरह, पीडीएफ, ड्राइंग, वीडियो सब एक साथ हो सकता है उसमें। ओके, सीसा में। जी। ठीक है, और पैडलेट में? इसके पैडलेट बाद में ये गेम का होता है मैम। अच्छा जी, ओके, ठीक है। मैम एक्चुअली मैंने इस तरह से किया क्योंकि पैडलेट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि पैडलेट गेम वाला नहीं था।
अच्छा अच्छा, हिसाब से 80-100 मैंने गेस किया कि आई थिंक ये होगा। ओके जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर है स्टेटमेंट डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो देखो आपको मतलब अगर इनमें से एक भी पता है तो आप फिर इसको सही कर लोगे, ठीक है। तो ये थोड़े से मतलब आपको अगर किसी ने ये शीशा और पैडलेट के बारे में पहले नहीं पढ़ा है, पहले नहीं देखा है इन एप्स को, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना। तो इनको भी तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका, इमेजिन दैट you have been asked to create a short animated video related to your subject matter. Which of the following software would you choose? अगर आपको कोई भी एनिमेटेड वीडियो बनानी है तो इनमें से आप कौन से ऐप को चूज करोगे, सॉफ्टवेयर्स को चूज करोगे? ए और सी, दो आए हैं अब तक। सॉरी, यहाँ पे एक सेकेंड। ये ए बी सी डी है ना? इसको एक बार आप लोग देख लेना। सी मतलब आप डी बोल रहे हो ना सब लोग? नो मैम, सी मतलब सी, फर्स्ट अच्छा, सेकंड थर्ड ऑप्शन। ओके ओके, हाँ ऐसे ही आप लोग देखना इसको, ए बी सी डी। ठीक है, सबके आंसर आ गए। सी 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 सी। मोस्टली लोगों के सी आए हैं, सिर्फ ए, दो लोगों के ए आए हैं और ए ही सही आंसर है। अब आप मुझे बताओ ए आपको क्यों लगा और सी क्यों लगा? विजय जी बताएंगे ए आपने चूज क्यों करा? मैम क्योंकि दोनों ही एनिमेटर प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एनिमेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। एनिमेकर भी आप उसमें एनिमेशन करते हैं और प्लेटफॉर्म भी एनिमेशन का ही। अच्छा ओके, मतलब आपने इनको पहले यूज करा है ना, इसलिए आपको पता था। यस मैम। ओके, और सब लोग मोनिका जी, एक मोनिका जी ने ए करा था। आपको भी इनका आइडिया था मोनिका जी? जी मैम था, सेम ये जो भैया ने बताया सेम यही है। एनिमेकर ये जो एनिमेशन जो स्लाइड्स में एनिमेशन डालने के लिए ये यूज किया हुआ है मैम ये। हाँ, तो प्लोटागोन और एनिमेकर, ये दो 1 और 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिनका सी था आप लोग भी एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग? हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ा था। इनमें से आपको इन चारों में से क्या आंसर लगता है? प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। क्यों करा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग? बड़ी संख्या में विचारों का उत्पादन करने के लिए, फीडबैक के साथ छोटा कदम प्रस्तुतिकरण मतलब स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड, कंटेंट डिलीवरी इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज, और थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स। दो लोगों के आंसर आए हैं और सब लोग भी आंसर करिए। और सब करिए फटाफट। हमने पढ़ा था ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में पूरा। यस मैम, मैं एक्सप्लेन करूँ इसको? हाँ जी, करिए।
मैम ब्रेनस्टॉर्मिंग वो होता है जो जिसमें जैसे कि मान लो कोई समस्या है उस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें काफी लोग होते हैं, जैसे मान लो ग्रुप डिस्कशन है किसी भी चीज पे, तो उसमें कई लोग होते हैं, उन कई लोगों का व्यूज आता है उस समस्या के ऊपर, कई लोगों के अपने अपने व्यूज होते हैं, उन व्यूज से नए नए मतलब विचारों का प्रोडक्शन होता है, तो इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं मैम। हाँ, तो इसका सही आंसर है ए। मतलब मैंने इसको बताया भी था आप लोगों को कि इसमें बहुत सारे आइडियाज लिए जाते हैं हर किसी से, मतलब उससे तब तक पूछा जाता है जब तक उसके आइडियाज खत्म ना हो, है ना, तब तक उससे पूछा जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, इसको प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज के लिए यूज होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following statement best describes summative evaluation in evaluation procedure? हमने evaluation को पढ़ा था, formative, diagnostic, summative, है ना, तो उनमें से जो summative evaluation है वो किस तरीके का प्रोसीजर है, उसमें क्या किया जाता है? तो पहला है टीचर clarify the doubt of the student in the class itself, या a teacher award grade to the students, ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट इन द क्लासरूम टीचर प्रोवाइड फीडबैक, या फिर जो लर्नर मोटिवेशन इज रेज बाय द टीचर। क्या ऐसा किया जाता है समेटिव में, समेटिव जब इवेल्युएशन करा जाता है? सबके बी आंसर आ रहे हैं, सब लोग फटाफट आंसर करो, 3 लोगों के आए हैं अभी तक मेरे पास बस। इसका ये आपको अगर समझ में ना आए, इसमें लिखा है दौरान शिक्षक प्रक्रिया प्रदान। ये कुछ प्रॉब्लम हो रही थी इसमें एडिट करने में। 4 लोगों के आंसर आए हैं बी। वेरी गुड, तो इसका सही आंसर बी ही है ना। समेटिव एग्जाम कब कराया जाता है, इवेल्युएशन कब होता है, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब जो करो। होता है ना पूरा मतलब एक जैसे कोई मिड टर्म है या पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद जो एग्जाम लिए जाते हैं, ग्रेडिंग दी जाती है, सर्टिफिकेट दी जाती है, जिसमें हाँ जी, बहुत बढ़िया, योगात्मक इसको हम मूल्यांकन। बोलते हैं समेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो इसमें टीचर अवार्ड्स ग्रेड टू द स्टूडेंट एंड आफ्टर हैविंग ट्रांजिटेड द कोर्स वर्क। ठीक है, तब ये किया जाता है लास्ट में। ओके, बहुत सही। नेक्स्ट है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें GSAT 30 सैटेलाइट इज यूज्ड बाय स्वयं प्रभा फॉर द प्रोग्राम टेलीकास्ट ऑन द DTH चैनल, पहला ये है। दूसरा, द प्रोग्राम ऑफ स्वयं प्रभा आर अवेलेबल ऑन 24/7 बेसिस। इसका सही आंसर क्या है? सताक्षी जी ने बहुत जल्दी आंसर कर दिया है, और सब लोग ऐसे ही फटाफट आंसर करो। सताक्षी जी, मोनिका जी का आंसर आया है डी और डी, और सब लोग डी डी ए डी। ओके, ए भी आ गया है। और सब लोग चलो, तो इसका सही जो आंसर है वो डी है। ठीक है, किसी का सी भी आया है, हाँ, तो इसका सही है जो आंसर है वो डी है। एक बार मुझे, हाँ रंजीता जी आपने बताओ ए क्यों लगाया है? मैम ये पढ़ा तो था, पर उपग्रह तो ध्यान था, पर ये 30 था, कुछ था, मैम कंफ्यूज हो रही थी इसमें थोड़ा बहुत। हाँ। और सेकंड वाला स्टेटमेंट तो मैम कंफर्म ही था कि यही है। तो थोड़ा सा ये उपग्रह 30 है या कितने, मैम थोड़ा सा डाउटफुल था, तो थोड़ा सा मुझे लगा, हाँ, तो मैंने ए तो में कर दिया। कोई बताएंगे कितने हैं ये GSAT, कितने हैं सैटेलाइट? मैम 15 है ये। हाँ, बहुत बढ़िया, तो GSAT 15 है, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। A person solve a linear equation in algebra for a number of days and become
progressively more efficient in solving linear problem. He not only become more accurate in this work but also solve the problems much faster. This progressive improvement in performance is a form of transfer known as, इसको ए बी सी डी ऐसे है ये, ठीक है, ये ए है और ये बी सी डी है, ठीक है, इनको आप लोग एक बार देख लेना तो, और इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना हिंदी में जिनको पढ़ना है। ACA, जल्दी से आंसर करिए। ए, ओके, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। एक बार कोमल जी इसको समझाएंगी, आपको ए कैसे लगा? कोमल जी, ठीक है, सताक्षी जी आप समझाओ। मैम ओके, लर्निंग टू लर्न, इसमें मुझे ऐसा लगा क्योंकि इसमें कुछ सीख रहा है वो। और मैम जनरलाइजेशन ये सब इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमने पढ़ा है रिसर्च में जनरलाइजेशन, जब हम कोई रिसर्च बनाते हैं उसको जनरलाइज करते हैं सब जगह, इस हिसाब से मैंने एलिमिनेट करके लर्निंग टू लर्न लगाया। ठीक है, ओके, मोनिका जी आपको ए कैसे लगा? मैम जैसे कोई स्टूडेंट है, मान लो वो किसी भी मतलब मैथ में किसी भी गणित को, बीजगणित मान लो, इसमें बीजगणित बोल रहा, बीजगणित को सोल्व करता है तो उस समीकरण को उसको उनको करते करते उनको इतना परफेक्शन आ जाता है कि मतलब वो बहुत अच्छे से सीख जाता है उस चीज को, फटाक से उसका आंसर कर देता है। कोई भी समस्या भी होती है उससे रिलेटेड तो वो बहुत फास्ट उसको सोल्व कर देता है। तो इसलिए उसने सीखने से ही उस लर्न किया, लर्निंग से ही उसको लर्न किया, उसने प्रैक्टिस करके सीख के ही उसको लर्न किया। ओके जी, ठीक है, हाँ ये सही आंसर है, लर्निंग टू लर्न, है ना, सीखने से ही वो मतलब बार बार लर्न करके बार बार सीख के ही वो इतना फास्ट हो जाते हैं, है ना, कुछ भी काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अ ड्राइंग दैट चार्ट्स द रिलेशनशिप अमंग आइडियाज इज नोन एज, एक चित्र जो विचारों के बीच संबंधों को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग, कॉन्सेप्ट मैप, एपिसोडिक मेमोरी और एम्बेडेड कोग्निशन। सब लोग एक बार आंसर करो। दो आंसर आए हैं अब तक, और सब लोग बी, ओके, ओके, बहुत बढ़िया, सबका सही आंसर है बी। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप उसको हम बोलते हैं। किसी भी अगर हम कोई भी चित्र देखते हैं उनके बीच में क्या, उसके क्या विचार है, अगर वो दर्शाता है वो, तो उसको हम कॉन्सेप्ट मैप बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वो दिखाता है किसी भी चीज के, तो इसका सही आंसर है बी, कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड्रीपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की क्वाड्रीपोलर प्रोसेस है उनमें से इन चारों प्रणाली का हिस्सा नहीं है। इस प्रणाली का हिस्सा जो नहीं है वो कौन सा है, आपको क्या लगता है? और क्वाड्रीपोलर प्रोसेस के बारे में भी बताएंगे एक बार मुझे।
कोई भी? सबका सही आंसर आया है सी। बहुत बढ़िया। ठीक है, सी आप लोग को कैसे लगा? कोई क्वाड्रिपोलर के बारे में जानता है? हेलो। जी मैम। हाँ जी, बताइए। मैम मैंने तो ये ऐसे किया कि इसने पूछा है कि इनमें से इन चार ऑप्शनों में से बताएं कि शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है मैम। जो शिक्षा के लिए मैम अध्यापक है वो भी शिक्षा के लिए है मैम। पाठ्यक्रम मैम सिलेबस वो भी उसी के लिए है मैम। और मैम सरकार, तो मैम इसमें सरकार का ऑप्शन नहीं लगा तो इसलिए बताया। ठीक है। और कोई किसी को क्वाड्रिपोलर के बारे में पता हो तो, या इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा सकते हो? ठीक है। तो जो क्वाड्रिपोलर प्रोसेस है, मतलब एक टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस ही है। उसमें चार स्टेप्स आते हैं, ठीक है, जिसको डेमोन्स्ट्रेशन, डीकंस्ट्रक्शन, कॉम्प्रिहेंशन और परफॉर्मेंस, ये चार उसमें पूरे जो अप्रोच है वो आते हैं। ठीक है। इनमें अब आप इसको बहुत इजीली यहाँ से समझ सकते हो। अगर कुछ भी टीचिंग लर्निंग की बात हो रही है तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ऐसा कोई रोल नहीं आएगा, है ना, गवर्नमेंट का काम नहीं आएगा। तो टीचिंग लर्निंग जो क्वाड्रिपोलर प्रोसेस है उसमें भी कुछ मतलब अलग अलग चीजों को कोई डेमोन्स्ट्रेशन करके या उसको वापस से डिकंस्ट्रक्ट करके उसको कॉम्प्रीहेंशन की तरह, या फिर उसको फिर उसकी परफॉर्म करके, इस तरह से जो पूरी एक टीचिंग प्रोसेस है वो चलती है, वैसे सिखाया जाता है ना। तो उसको क्वाड्रिपोलर प्रोसेस बोला जाता है। उसमें टीचर और करिकुलम का रोल होगा, गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। अब इनको भी ए बी सी डी आप देख लेना। ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि है? इसके आंसर आप लोग करिए। दो आंसर आया है अभी, और सब लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर ए है, ए बी सी। ठीक है, तो जो भी लर्नर सेंटर्ड होगी वो एक्टिव लर्निंग होगी, ये आप लोग को पता ही है, कोऑपरेटिव होगी, सहकारी होगी, और इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग होगी। ठीक है, हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव पढ़ा था। ठीक है, तो इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग होगी। जो लास्ट बचा पैसिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है वो निष्क्रिय होते हैं, वो कुछ बातचीत नहीं करते। ठीक है, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ए बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A child firstly learned to differentiate between various things, that is men, women, animals, birds, and later on unify these differentiated concepts to form a single concept called as। उस concept को क्या बोलते हैं? एक बच्चा पहले विभिन्न चीजों के बीच अंतर करना सीखता है, जैसे कि पुरुष, महिला, पशु, पक्षी, और बाद में इन विभेदित अवधारणाओं को एकीकृत करके एक एकल अवधारणा बनाते हैं, जिसे कहा जाता है।
इसका सही आंसर क्या होगा? पहले वो सीखते हैं अलग अलग और फिर उसको एक अवधारणा, एक एकल अवधारणा बनाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? CBD। ओके, और सब लोग? चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है सी, जो सिर्फ और सिर्फ मोनिका जी ने सही बताया है। मोनिका जी, आप इनको एक बार सबको समझा दो, इसको जनरलाइजेशन आपने क्यों दिया है। मुझे लग रहा है कुछ लोग बिल्कुल पढ़ के नहीं आए। नहीं पढ़ के आए हो? हाँ जी मैम। हाँ जी, एक बार बता दो ये। जैसे मान लो कोई बच्चा है, पहले किसी चीज को देखता है, किसी भी चीज को देखता है कि ये बिल्ली है या ये कुत्ता है, जो भी है। बाद में वो इसमें मतलब पहले तो वो मतलब शेर को भी एक बिल्ली की तरह ट्रीट करता है। बाद में थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, उसमें भेद करने की, उसमें जनरलाइज़ करने की किसी भी चीज़ को कि हाँ, ये बिल्ली है या ये कुत्ता है, उसमें पहचान करने की क्षमता आ जाती है। हाँ जी, ठीक है। तो देखो, जिनको भी यहाँ पे डाउट हुआ ना डिफरेंशिएशन और जनरलाइजेशन में, देखो पहले उसने डिफरेंशिएट करना सीखा, लेकिन बाद में क्या बोला गया है करके एक एकल अवधारणा बनाते हैं, है ना। बाद में फिर वो एक कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं, जो उसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन, है ना। जनरलाइजेशन आपने यही पढ़ा था जब हम डिडक्टिव इंडक्टिव भी पढ़ रहे थे, उसमें भी ऐसा ही कुछ था ना, कि जब हम जनरल से पर्टिकुलर में आते हैं या पर्टिकुलर से जनरल पे आते हैं, पहले वो उन्होंने छोटी छोटी चीजों को सीखा और फिर उसकी एक नई एक मतलब एक अवधारणा बनाई, उसको जनरलाइज कर दिया, ठीक है। उसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। तो इसका सही जो आंसर है वो है जनरलाइजेशन। ठीक है, ठीक है सबको। नेक्स्ट चले हम। जी मैम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन। छात्र मूल्यांकन के कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इन पांचों में से चूज करना है। फैसिलिटेट प्लानिंग, रिवीजन ऑफ करिकुलम, रिमेडिएशन, टू एक्सेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग। का सही आंसर क्या होगा? इवेल्युएशन इन पांचों में से किस किस में हेल्प करता है? छात्र मूल्यांकन। अब तक कोई भी आंसर नहीं आया है। ठीक है, और मैम इसमें से दो ही ऑप्शन पता लग रहे हैं मैम। दो ही ऑप्शन समझ में आ रहे हैं? मैम ये तीन मैम, एक तो मैम डी वाला मैम शक्ति और कमजोरी को पहचानने के लिए, और मैम एक ही ऑप्शन है शैक्षिक निर्णय निर्धारण मैम। अच्छा, आपको डी और ई लग रहा है, ऐसा कह रहे हो आप? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, आप आंसर कर दो, देखते हैं हम अभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो किसी ने भी सही नहीं दिया है। इसका सही आंसर है सी, A B C D E, हर एक, है ना।
अब इसको समझते हैं। पहला है फैसिलिटेट प्लानिंग। जब इवेल्युएशन होता है बच्चों का, है ना, तो वो क्या करता है, इवेल्युएशन के बाद हमें प्लानिंग बनाता है कि क्या हमें कुछ चेंजेस करने हैं, है ना, क्या हमें कुछ उसमें नया लेके आना है। ठीक है, तो फैसिलिटेट प्लानिंग, नियोजन की सुविधा प्रदान करना इवेल्युएशन की वजह से। दूसरा है रिवीजन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की संशोधित। हाँ, जब जब भी कोई क्लास, जैसे मान लो आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी में आपका एक करिकुलम चला, उसके बाद जब आपके नया बैच आएगा, है ना, नए स्टूडेंट्स आएंगे, आपके जूनियर्स आएंगे, तो उसमें करिकुलम में कुछ संशोधित करेंगे अगर उसमें कुछ जरूरत है तो वो इवेल्युएशन के बाद ही ऐसा करा जाता है। जब आपका, जैसे आपका इवेल्युएशन हुआ और मुझे ये पता चला कि ये चीज इसमें ज्यादा अच्छी नहीं थी, या फिर इसकी वजह से बच्चों में कोई कोई इसका ज्यादा अच्छा कोई इफेक्ट नहीं आया, है ना, ऐसा हमें पता चलेगा। तो हम नेक्स्ट करिकुलम जब बनाएंगे, नेक्स्ट जब संशोधित करेंगे उस करिकुलम में, तो उसको चेंज कर देंगे या कुछ और नई चीजें ऐड करनी चाहिए अगर हमें लगेगी तो वो करेंगे। ठीक है, तो ये भी चलेगा। अब उसके बाद है रिमेडिएशन, उपचार। तो हमने बात करी थी कि जब भी हम वो करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या गड़बड़िया है, तो हम उसको ठीक करते हैं, है ना, उसका उपचार करते हैं, उसको ठीक करते हैं। और नेक्स्ट है शक्ति और कमजोरी तक पहुंचना, ये आपको पता ही है। और शैक्षिक निर्णय निर्धारण, एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीजें मतलब आपके जो भी डिसीजन मेकिंग भी होगी उसकी वजह से, इवेल्युएशन की वजह से, तो ये जो पांचों की पांचों चीजें हैं वो होगी आपके इवेल्युएशन की वजह से। समझ में आया ये आपको, ABCDEQ हुआ? यस मैम। हाँ, तो जी मैम। ऐसे, हाँ जी, तो एक बार ध्यान से पढ़ना है इनको सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग विल एनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग? ये भी आप लोग एक बार देख लेना, ABCDE कर लेना इसको, ABCD मतलब। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण अप्रत्यक्ष शिक्षक को प्रोत्साहित करेगी? एक आंसर आया है अभी। DAB। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है D, डेमोन्स्ट्रेशन ऑन अ सब्जेक्ट। विजय जी ने इसका आंसर D दिया है, एक बार विजय जी इसको समझा दो सबको। मैम, डेमोन्स्ट्रेशन ऑन अ सब्जेक्ट, मैम हम जब किसी को डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो हम पैसिवली किसी चीज़ को लर्न कर रहे होते हैं, हम अपना फोकस नहीं लगाते उस पर, हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन और चीज़ें अपने विजय आप जी, ही आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से। मैम अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैम ये एक पैसिव लर्निंग का हिस्सा है, ऐसा कहिए कि डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं जब किसी प्रोजेक्ट पे, तो हम लोग डायरेक्टली उस चीज़ को लर्न नहीं कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली वो चीज़ हमारे माइंड में जा रही होती है। जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको इसलिए हम डेमोन्स्ट्रेशन, इनडायरेक्ट लर्निंग का ये एक मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन करना। ठीक है, बहुत अच्छा बताया विजय जी ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर डेमोन्स्ट्रेशन ऑन अ सब्जेक्ट है।
नेक्स्ट है आपका, इन विच मोड ऑफ लर्निंग डू लर्नर्स पार्टिसिपेट इन एक्टिव डिस्कशन, गेट इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द टीचर्स। तो हमने ये एक बार ये भी आप लोग देखना ABCD, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग, असिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग, स्पेशल मोड ऑफ लर्निंग और रिलेटिविस्ट मोड ऑफ लर्निंग, ये भी हमने पढ़ा था। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के बारे में तो हमने पढ़ा ही था। तो इसका सही आंसर आप लोग करिए। एक आंसर आया है अभी तक, और सब लोग भी आंसर करो। जल्दी से आंसर करिए, ऐसे बहुत सारा है फिर। चलो मैं इसका आंसर दे देती हूँ। इसका आंसर है A, सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग। हमने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में पढ़ा था कि जिसमें असिंक्रोनस, जिसमें कुछ देर बाद मिलता है, कोई भी किसी भी चीज का आंसर कुछ देर बाद मिलता है ना। आप फेस टू फेस नहीं यहाँ पे करते हो एसिंक्रोनस में। और सिंक्रोनस में क्या होता है, फेस टू फेस जो फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक जो मिलता है उसको बोलता है सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग। तो अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो सिंक्रोनस है कि असिंक्रोनस है? मैम सिंक्रोनस है। जो सिंक्रोनस। रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे उनके लिए असिंक्रोनस हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो YouTube वीडियोस देखेंगे उसके बाद उनके लिए असिंक्रोनस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। जल्दी से आंसर करिएगा। कौन सा प्रभावी शिक्षण और अधिगम में एक महत्वपूर्ण व्यवहार नहीं है? आया किसी का आंसर? नहीं, बहुत इजी है ये तो। जल्दी से आंसर करो इसका तो आप लोग। ठीक है, रंजीता जी का है। नेक्स्ट, और किसी का? गलत होगा सही होगा, लेकिन आंसर तो करो आप लोग। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो डी है। देखो इसमें क्या पूछा है कि प्रभावी शिक्षण और अधिगम में एक महत्वपूर्ण व्यवहार जो नहीं है, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी और लेसन क्लैरिटी, ये सारी जो है ये चीजें अगर होगी आपकी टीचिंग लर्निंग में तो वो आप प्रभावी बनाएगी, ठीक है। और इसमें पूछा है जो नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। रंजीता जी आपने हैंड रेज करा है, कुछ पूछ रहे हो? मैम बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ओके ये तो आपको पता ही है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर्स रूल इज मोर एक्टिव रेदर देन बीइंग इंटरएक्टिव। शिक्षक के किस स्तर पर शिक्षक की एक भूमिका अन्योन्य क्रियात्मक होने की बजाय ज्यादा सक्रिय होती है? हाँ, ये आप लोग को सही सबको पता है और इसमें आंसर भी दिया है, मेमोरी लेवल, ठीक है। मेमोरी लेवल के टाइम ज्यादा जो टीचर है वो इंटरेक्टिव ना रह के ज्यादा एक्टिव रहते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस हमने काफी बार किए हैं इस तरह के, तो आप लोग को याद भी होगा ये, ठीक है। इसका ए सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस विल बी अफेक्टेड इफ अ चाइल्ड ऑफ फॉर फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट एंड थ्रो टेंट्रम्स। यदि कोई बच्चा बार बार बाहर निकलता है और नखरे करता है तो व्यक्तिगत मतभेदों का निम्नलिखित में से कौन सा
विकास क्षेत्र, क्षेत्र है ये, क्षेत्र प्रभावित होगा इनमें से, सोशल, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल। क्या लगता है आपको कौन सा विकास क्षेत्र प्रभावित होता होगा? फटाफट से आंसर करेंगे इसका भी, बहुत इजी क्वेश्चन है। सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक। ठीक है, मैम वो खुद भी होगा और साथ में दूसरों को भी करेगा। ए और सी लग रहा मैम इसका तो। इनमें से एक बताना है, एक आंसर करना है। आई थिंक मेंटल, ऑप्शन बी। कौन मैम बोल? सी ही है इसका मैम। ठीक है, वहां पे मैसेज में कर दो आप आंसर। हाँ जी, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, इमोशनल, है ना। जो भी कोई ऐसे इस तरह से कोई बच्चा है जो परेशान कर रहा है, उसकी क्या होगा, वो इमोशनल लेवल जो है उसका वो प्रभावित हो रहा होगा, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, मेंटल नहीं होगा इसमें, सोशल, मेंटल, फिजिकल नहीं होगा, इमोशनल होगा, उसका भावनात्मक जो पक्ष है उसमें उस टाइम कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तब वो भावनात्मक तरीके से डेवलपमेंट में उसके कमी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द टूल्स फॉर शेयर्ड व्यूइंग ऑफ विजुअल एंड अदर इंटरेक्टिव कंटेंट विद इन रियल टाइम एनवायरनमेंट। मैं एक बार हिंदी में इसको बता देती हूँ आपको। तो जो ये टूल्स बताए गए हैं नीचे, इनमें से समय के वातावरण में दृश्य और अन्य इंटरेक्टिव सामग्री की साझा करने के लिए, है ना, इंटरेक्टिव जो कुछ भी इंटरेक्टिव चीजें आपको दिखानी है, साझा करनी है, उसके लिए इनमें से क्या क्या टूल्स यूज होंगे? वर्चुअल व्हाइट बोर्ड, स्लाइड शोइंग, पोलिंग, क्विजिंग, अवतार्स। टूल्स, है ना, टूल्स की बात करी गई है। जब भी हमें कुछ शेयर करना होगा, उसको ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए कौन से टूल्स यूज होंगे रियल टाइम में, है ना, सेम टाइम पे? जल्दी से आंसर करिए। जल्दी से आंसर करिए, सब लोग कहाँ हो अभी? दो ही लोगों ने आंसर कर रहा है मुझे अब तक। ठीक है जी, तो इसका जो सही आंसर है वो है ABCD। वर्चुअल व्हाइट बोर्ड, है ना, रियल टाइम पे, सेम टाइम पे हम उसमें कुछ भी देखते हैं, कोई भी चीजों को समझते हैं। स्लाइड शोइंग, ठीक है, स्लाइड शो करके, पोलिंग करा के, क्विज करा के। अवतार क्या होते हैं? अवतार आपको पता है? मैम नहीं पता। अवतार वो देखे होंगे ना आपको, आपने जैसे इमोजी भेजते हैं हम लोग, वैसे ही आजकल जो वो बनने लगे हैं सेम हमारे, जैसे क्लोन आप टाइप का लोगों ने होता है किसमें अवतार में। हाँ जी, क्लोन टाइप रहता है अवतार में मैम। हाँ हाँ हाँ, जैसे इसमें व्हाट्सएप में भी आजकल ऐसे बनने लगा है ना, स्नैप पे ज्यादा ये यूज होता है। और यस मैम। मैम करेक्टर किसी का, मतलब जैसे हमारा बच्चों का किसी भी लेडी जेंट्स ऐसे कुछ उनका फोटो टाइप कह सकते हैं हाँ, क्या? मतलब फोटो टाइप ही समझ सकते हो, मतलब जैसे हम एक फोटो बनाएंगे, ऐसे जैसे कार्टून जैसा कुछ बना देंगे ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, देखना एक बार, आप गूगल पे देखना अवतार को। ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर है वो है ABCD। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के दायरे से बाहर है? जो चार ये दिए गए हैं, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्निंग इज अ टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज प्रोमोटेड बाय इंडिविजुअल नीड्स, और लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा सीखने के दायरे से बाहर है? जल्दी से आंसर करेंगे। बी। ओके, वेरी गुड। तो इसका सही जो आंसर है वो बी ही है, कि जो लर्निंग है, इसमें लिखा है लर्निंग इज अ टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, कि हमारे बिहेवियर में लर्निंग एक टेम्परेरी चेंज लेके आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो परमानेंट चेंज लेके आता है। हम कुछ सीख गए तो उसको सीख ही जाता है ना, हमारे बिहेवियर में वो आ ही जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट चलते हैं हम। द मेन फोकस ऑफ द टीचर इन डिजाइनिंग असेसमेंट शुड बी ऑन। जब भी कोई टीचर कोई असेसमेंट बनाता है तो उसमें उनका जो मेन फोकस है वो कहाँ पे होना चाहिए? एक्टिविटीज पे, लर्निंग आउटकम्स पे, अटेंडेंस पे, या हिज हर बिहेवियर पे, या उसके बिहेवियर पे स्टूडेंट के? इसका आंसर करेंगे फटाफट। सप्ताक्षी जी, रंजिता जी, शलाके जी का आंसर आ गया है। और लोग, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर यही है, लर्निंग आउटकम, है ना। कुछ भी असेसमेंट अगर टीचर बना रहे हैं तो उनका फोकस होना चाहिए कि बच्चे इससे सीख क्या रहे हैं, है ना, लर्निंग आउटकम क्या आ रहा है इसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखो, इसमें पहला है ये, ठीक है, इसमें है इवेल्युएशन अकर एट द टर्मिनल पॉइंट, कि इसका जो इसमें जो इवेल्युएशन है वो लास्ट में होता है। इवेल्युएशन इज यूज बिफोर प्रोग्राम डिजाइन, कि जो प्रोग्राम डिजाइन करने से पहले ही इवेल्युएशन इसमें हो जाता है। या इवेल्युएशन रिलेट्स टू इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग। जो इवेल्युएशन है वो सीखने से, आपने क्या सीखा है, कितना सीखा है, उस मूल्यांकन शिक्षक का अधिगम परिणाम संसूचित करने से संबंधित होता है। या इवेल्युएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग, यह जो मूल्यांकन है वो टीचिंग के दौरान होता है। ए, बी, सी और डी। मैम सी को एक बार दोबारा हिंदी में बताएं। मूल्यांकन शिक्षक का अधिगम परिणाम संसूचित करने से संबंधित होता है। मूल्यांकन शिक्षक का अधिगम परिणाम संसूचित करने से संबंधित होता है। पहला बताएं मैम, पहला हिंदी में। मतलब मूल्यांकन लास्ट में होता है, सत्र के लास्ट में। और इसका जो बी है इसका है कि जब प्रोग्राम डिजाइन होता है उससे पहले होता है इवेल्युएशन। या फिर डी, इवेल्युएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग, टीचिंग के दौरान होता है इवेल्युएशन। अब आप लोग इसका सही आंसर एक बार मैसेज कर दो मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, इसका सही जो आंसर है वो डी है। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है फॉर्मेटिव में क्या होता है? फॉर्मेटिव तब होता है जब आपकी टीचिंग चल रही होती है ना, ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है, तो इवेल्युएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग। फॉर डायग्नोस्टिक जो है, अच्छा हमने तीन पढ़े थे ना, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और सम्मेटिव। तीन पढ़े थे कि चार पढ़े थे? मैम 4 पढ़ा था। फर्स्ट हाँ प्लेसमेंट। पढ़े थे मैम। हाँ, एक प्लेसमेंट था ना, यस मैम।
हाँ, तो प्लेसमेंट होता है सबसे पहले, जो बोला कि बिफोर प्रोग्राम डिजाइन, ठीक है, पहले जो होता है जैसे एंट्रेंस एग्जाम वगैरह। फिर सेकेंड जो फॉर्मेटिव होता है वो टीचिंग के दौरान होता है। डायग्नोस्टिक वो भी टीचिंग के दौरान होता है, लेकिन उसमें जैसे हम नॉर्मल ओरल क्विज या इस तरीके के जो होता है वो तब वो होता है डायग्नोस्टिक, ठीक है। और जो फोर्थ होता है वो होता है समेटिव, जो टर्मिनल पॉइंट मतलब एंड में होता है जो, ठीक है, लास्ट में, उसको बोलते हैं हम समेटिव, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है डी है। नेक्स्ट है विच टीचिंग एड्स एनहेंस द स्किल लाइक रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। कौन सी ऐसी टीचिंग एड्स है जो, एक सेकेंड, हाँ, कौन सी शिक्षण में सहायक साधन पढ़ने, सुनने और उच्चारण जैसे कौशल को बढ़ाते हैं। कौन से ऐसे टीचिंग एड्स है जो पढ़ने, सुनने और उच्चारण के जैसे कौशल को बढ़ाते हैं। ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड, साइंटिफिक टीचिंग एड, जनरल नॉलेज टीचिंग एड और थ्योरेटिकल बेस्ड टीचिंग एड। सही आंसर है ए जी, ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड, जिसमें हम ऑडियो सुन भी सकते हैं, है ना, उनसे उससे हम रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन तीनों चीज सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असर्टेन, नैदानिक मूल्यांकन से पता लगता है। क्या पता लगता है डायग्नोस्टिक मूल्यांकन से? स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, causes and remedies of persistent learning problem during instruction, degree of achievement of instructional objective at the end, or learning progress and failure after instruction। अभी हमने डायग्नोस्टिक की बात करी भी थी, तो क्या पता चलता है डायग्नोस्टिक से? हम समस्याओं का पता चलता है कि हम जो चीज सीख रहे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसका निदान बहुत करना। सही। हाँ जी, तो इसका सही आंसर है बी, ठीक है। डायग्नोस्टिक में वही निदानिक है ना, ये तो निदान करने के लिए समस्याओं के, इसलिए डायग्नोस्टिक करा जाता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट, when the learning outcome of student are ensured with employment of less resource and effort on the part of a teacher and more initiative for self learning is evident, which of the following expression will describe the teacher most appropriately। अगर आपके पास बहुत कम संसाधन भी है टीचर्स के पास, और उसके बाद भी उन्होंने जो अधिक पहल की जाती है, तो निम्न में कौन सा अभिव्यक्ति शिक्षक का सबसे उपयुक्त वर्णन करेगा, और उसके बाद भी वो अच्छा सीख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा? टीचर इज सक्सेसफुल, टीचर इज इफेक्टिव, टीचर इज इंटेलिजेंट और टीचर इज प्रैक्टिकल। इफेक्टिव, टीचर की जो टीचिंग है वो इफेक्टिव मानी जाएगी। जी, बहुत सही। तो इसका सही आंसर है बी, ठीक है, टीचर इज इफेक्टिव। मैं इसका सही ना आपको वो पीडीएफ भेज दूंगी उसमें ड्राइव में, ये थोड़ा एडिट करने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको उसमें आंसर सही थे तो मैं भेज दूंगी आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द सब्जेक्ट आर कवर्ड बाय स्वयं प्रभा चैनल्स। स्वयं प्रभा जो चैनल, उसके उसमें क्या क्या कवर करा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और ऑल ऑफ द अबव। डी, बहुत सही, इसका ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। इन स्वयं प्रभा वीडियो लेक्चर्स आर प्रोवाइडेड बाय। हेलो मैम। कौन? मैम ये बच्ची थी, इसने गलती से माइक ओपन करके बोल दिया। अच्छा जी, अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, इन स्वयं प्रभा वीडियो लेक्चर्स आर प्रोवाइडेड बाय डीटीएच चैनल्स पे दिए जाते हैं, वेबसाइट्स पे दिए जाते हैं, दूरदर्शन चैनल पे दिए जाते हैं, या किसी पे भी नहीं? इनमें से किसी में भी नहीं। ए,
डीटीएच चैनल्स, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है डीटीएच चैनल्स। ठीक है, हमने वो चैनल्स की मैंने आपको वो फोटो भी भेजी थी ना एक, वो आप लोगों ने पढ़ी है, कुछ क्वेश्चंस भी है उसमें से, देख लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है अ सैटेलाइट यूज्ड फॉर की थी आपने वो? हाँ जी, जी मैम, ग्रुप में सेंड की थी आपने हाँ जी, हाँ जी, चैनल्स की? हाँ, ओके, फोटो भेजी थी मैंने दो। ठीक है, थैंक यू मैम। Okay. A satellite used for transmission and telecast of स्वयं प्रभा is called इनमें से जो ट्रांसमिशन के लिए टेलीकास्ट करने के लिए स्वयं प्रभा में यूज होती है, एडुसेट सैटेलाइट, जीसैट 15, जीसैट 3 और एसपीएडू। इसका सही आंसर बी। ओके, हाँ, तो अभी हमने बात भी करी थी कुछ देर पहले ही, जी सैट एक क्वेश्चन आया था जिसमें जी सैट 30 था, है ना, लेकिन जी सैट 15 जो सैटेलाइट है वो यूज की जाती है स्वयं प्रभा के जो भी टेलीकास्ट करने में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। व्हाट आर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया? इंडिया में इन चारों में से कौन से प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, उनको आप लोग बताओगे। दीक्षा, स्वयं परक और स्वयं प्रभा। इसका सही आंसर क्या होगा? मैम डी होगा इसका, ए बी डी। हाँ जी, बहुत सही है, ये ए बी डी होगा। जिन्होंने बी दिया है देखो यहाँ पे स्वयं प्रभा तो डी पे है ना, स्वयं और स्वयं प्रभा तो आप लोग को पता ही है, ये तो है ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, है ना। अब एक आपको चूज करना है, अगर आपको पता भी नहीं है तो अगर दीक्षा आप भी है इसको मैम। ध्यान से देखोगे, हाँ, तो आप ए दीक्षा, ठीक है, इसको आप आंसर कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट है जो मैंने वो भेजा था उसी में से है, ये चैनल की संख्या है और ये चैनल के नाम है, इनमें से आपको बताना है। जिसने उसको पढ़ा होगा उनको पता होगा ये आंसर। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट देयर? बस लास्ट है ये। ओके मैम। तो इसका आंसर सताक्षी जी का आया है, और सब ये पढ़ा ही नहीं था। ठीक है। ये वाला नहीं पढ़ा था मैम। अच्छा, सताक्षी जी आपने पढ़ा है ये? जी मैम। तो ये सही आंसर है 2। ठीक है, इनको आप एक बार पढ़ के आना, वो मैंने भेजा हुआ है ग्रुप में। तो जो ए का है 4, चैनल 07 है कौटिल्य, बी का है 3, चैनल 08 है आर्यभट्ट, उसके बाद है सी का 1, चैनल 10 है दक्ष, और 4 है, चैनल 4 है सारस्वत। ठीक है, मैम एक बार रिपीट कर दो दोबारा से। इसका सही आंसर है 2। चैनल 07 जो है वो है कौटिल्य, 08 है आर्यभट्ट, 010 है दक्ष और 04 है सारस्वत। मैंने उसमें 10 और शायद 25 के या 15 के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार आप लोग उसको अच्छे से देख लेना, इनमें से भी मैडम बच आज सकते। फिर हाँ से जी, भेज सकते हो 2 पेजेस आज? ठीक है, मैं भेजती हूँ अभी। हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यस यू। मैम, यस मैम, रीसेंड कर दो प्लीज ग्रुप में एक बार। मैम अच्छी लगी क्लास आज की। थैंक बहुत यू मैम। अच्छी लगी मैम, थैंक यू सो मच यस मैम। मैम। और मैम इसका आप गूगल टेस्ट कब लेंगी मैम? गूगल टेस्ट तो जो आपका मंथली होगा ना। मंथली होगा। जितनी भी आपने क्लासेस ली हैं जो फर्स्ट यूनिट में, यही है ना मैम सारा कंप्लीट? हाँ जी, एक सेकेंड रुकिए बस।